नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, नवंबर मंथ का पार्ट 2 आ गया है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक महीने का मंथली करंट अफेयर का 2 पार्ट में मैं वीडियो लाता हूं। पार्ट 1 में होता है 1 तारीख से 15 तारीख का करंट अफेयर और पार्ट 2 में होता है 16 तारीख से 30 या 31 तारीख का करंट अफेयर। तो ये पार्ट 2 है, यानी इसमें 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का कंटेंट दिया गया है, लेकिन हाँ, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ है। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, और प्लेलिस्ट में सभी महीनों का आपको दिया गया है तो उसका आप जो देख लेना। इसकी पीडीएफ और क्विज वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर भेज दी गई है, यहाँ से आप इन सब का लाभ उठा सकते हो। एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। शुरू करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार ने किफायती गेहूं के आटे के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो भारत सरकार ने भारत आटा पहल शुरू की है, जिसके तहत किफ़ायती दरों पर गेहूं के आटे दिए जा रहे हैं। भारत आटा पहल, और इसी के तहत प्याज भी, आलू भी, ये भी सब दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से ये बेचा जा रहा है देश भर में। भारत आटा पहल शुरू की गई है, जिससे किफ़ायती दरों में लोगों तक पहुँच सकें। आगे, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक सुब्रत राय का निधन हो गया? तो सुब्रत राय सहारा, जिन्हें सहारा श्री के नाम से जाना जाता था, ये सहारा ग्रुप के संस्थापक थे और चेयरमैन थे। इनका अभी निधन हो गया है। सुब्रत राय एक टाइम पर बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति थे, लेकिन उसके बाद स्कैम में फंसे और इनकी कंपनी वैसे ही जैसे ऊपर गई थी सहारा कंपनी, वैसे ही डूबती गई थी। फिलहाल 1948 में बिहार के अररिया में ये जन्म लिए थे, इनका जन्म हुआ था और अभी इनका निधन हुआ है। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक थे ये। सहारा इंडिया की अगर बात करें तो 1978 में स्थापित हुआ था गोरखपुर में, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में था। आगे, किस लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? ये अवार्ड मिला है दोस्तों सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी ये जाने माने राइटर हैं, लेखक हैं। इन पर अभी पिछले साल अटैक भी हुआ था, एक आंख इनकी चली गई इस वजह से। तो इनको अभी ये डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये एक अवार्ड मतलब थोड़ा सा अजीब ही है कि डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये शांति को भंग करने वाला अवार्ड। एक्चुअली में इनकी जो पुस्तकें होती है ना, हमेशा विवादास्पद रहती हैं, ये जो भी लिखते हैं। तो इनको जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है 2023 में, और लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला। 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए बुकर पुरस्कार इनको मिला था, है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुस्तकों के लिए विवाद खड़ा हो जाता है, इसी वजह से इन पर अटैक्स भी बहुत बार होते हैं। आगे, हाल ही में भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का नया संस्करण कहां पर शुरू हुआ? तो ये पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति, ये सैन्य अभ्यास होता है और ये 16 से 29 नवंबर तक आयोजित हुआ पुणे में, औंध में, पुणे में, जो कि है महाराष्ट्र में। 9वां इस बार का संस्करण था मित्र शक्ति। क्लियर? आगे, अच्छा, एक और अभ्यास होता है सेलिनेक्स। सेलिनेक्स का मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। अगला, प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप ओमेगल को कितने वर्षों के बाद बंद किया गया? ओमेगल आपने जरूर देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में चाहे देखे हो या यूट्यूब पर देखे होगे। इस पर एक वीडियो चैटिंग ये प्लेटफॉर्म था और इसको 14 वर्षों के बाद बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि ओमेगल जो ऐप है, इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। यहाँ के इसके संस्थापक हैं लीफ के ब्रूक्स, इन पर बहुत ज़्यादा शिकायतें हुई। कौन सी शिकायतें, किस प्रकार की? ऑनलाइन अब्यूज़ की शिकायतें। लोग किसी के पास भी कॉल करते थे, जब कोई कॉल उधर से रिसीव करता था, गर्ल्स हो, बॉय हो या जो भी, तो अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी और इनको अंत में आकर बंद करना पड़ा। अगला, नवंबर 2023 में किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो किस जीवन बीमा कंपनी ने पूछा गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड? तो आप यहाँ बताओगे HDFC लाइफ। HDFC लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये HDFC बैंक आप सुने होंगे ना। HDFC पहले लिमिटेड अलग था और बैंक अलग था। अभी 1 जुलाई 2023 से HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों का मर्जर हो गया, तो अब वो हो गया HDFC पूरा। तो अब HDFC का ही जो इंश्योरेंस वाली जो यूनिट है HDFC लाइफ, उसी ने ये पुरस्कार जीता हुआ है। क्लियर है? कौन सा पुरस्कार? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिए हैं। ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है सुरेश वाडकर को।
सुरेश वाडकर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इनको 2023 के लिए ज्ञान सामग्री या कहें गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और ये भी दिया जाता है। अब अच्छा, 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, सुरेश वाडकर को। आगे, किस नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित जहाज रामायण को संचालित किया जाएगा? ये रामायण नाम का एक क्रूज सेवा होगा और ये चलेगी कहाँ पर? अयोध्या में। अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? तो आप बताओगे सरयू। अच्छा, सरयू नदी का दूसरा नाम है घाघरा। घाघरा याद रखना, घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहते हैं। और सरयू नदी के किनारे बसा शहर पूछा जाए तो आप अयोध्या बताएंगे। ठीक है, आगे तो रामायण क्रूज ये सेवा चलेगी और ये सौर ऊर्जा से भी संचालित होगी। ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है, सौर ऊर्जा से संचालित ये जहाज है। अलकनंदा क्रूज के द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए किस शब्द को अपना वार्षिक शब्द घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दोस्तों हेलुसिनेट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2023 के लिए। हर एक डिक्शनरी अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है, साल भर में एक शब्द को चुनती है। यहाँ पर हेलुसिनेट चुना गया है कैम्ब्रिज के द्वारा। हेलुसिनेट क्या है? हेलुसिनेट का मतलब होता है मतिभ्रम। मतिभ्रम फैलाना। देखो आजकल ना डीप फेक का ज़माना चल रहा है। ये डीप फेक क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ इस प्रकार से फेक वीडियोज़, फेक इमेजेस वगैरह बनाई जा रही हैं जिसमें अंतर ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस वजह से इस प्रकार की जो वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम सिमिलर लगती हैं उन्हें कहा जाता है डीप फेक। तो डीप फेक जो है ये वीडियोज़ ऐसी आने की वजह से हेलुसिनेट हो रहा है। हेलुसिनेट मतलब मतिभ्रम हो रहा है। तो इसीलिए हेलुसिनेट का यूज बहुत ही एक यूनिक शब्द लगा इनको, कैम्ब्रिज वालों को, और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर शब्द लगा क्योंकि अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था। इस वजह से एक्स डिक्शनरी ने इसको अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। ठीक है जी, चलो। हाल ही में पेड्रो सांचेज किस देश के दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पेड्रो सांचेज जो हैं दोस्तों ये स्पेन के एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। पेड्रो सांचेज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये दोबारा से एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं यहाँ के संसद के द्वारा। पहली बार ये 2018 में बने थे और अभी एक बार फिर से बने हैं। स्पेन के बारे में बात करें तो मैड्रिड इसकी राजधानी होती है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य है इसलिए यूरो यहाँ की करेंसी है। मैड्रिड जो है यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है पूछा जाएगा आपसे? यूनाइटेड नेशन के WTO का, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत बोल देना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन में। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी 2+2 वार्ता आयोजित हुई? दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता हुई। इसका दूसरा संस्करण था। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है आपके सामने, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेट टू होल्ड 2+2 मिनिस्टर मीटिंग। देखो 2+2 क्या होता है? 2+2 का मतलब कि दो जो हैं रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इनके बीच ये बैठक होती है। एक रक्षा मंत्री भारत का, एक विदेश मंत्री भारत का, एक रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलिया का होगा और एक विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया का होगा। इस प्रकार से दो इधर के, दो इधर के, तो इन दोनों के बीच में डायलॉग होता है। इसी को कहते हैं 2+2, है ना। तो भारत और यूएस के बीच में सबसे पहले शुरू हुआ, उसका भी 5वां संस्करण हुआ था। फिर धीरे धीरे भारत और भी देशों के साथ ऐसा बैठक करना शुरू किया। भारत ब्रिटेन भी अब शुरू हो गया, भारत यूएई शुरू हो गया, भारत ऑस्ट्रेलिया शुरू हो गया है। ठीक है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया की ये दूसरी वार्ता थी, है ना, दूसरा साल था। 19 से 20 नवंबर 2023 को आयोजित हुआ। अगला, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप इस महीने पूरा चर्चे में रहा। ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठी बार ये वर्ल्ड कप उठाया, 6वीं बार, ठीक है ना, 6वीं बार ये जीत गया आईसीसी वर्ल्ड कप का खिताब। किसको हरा करके? भारत को हरा करके। इंडिया को फाइनल में हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। इस बार का मेज़बान भारत था। भारत में ये आयोजन किया गया था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच। और सबसे ज़्यादा रन भी भारत के विराट कोहली ने बनाए, 765 रन। मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी अहमद ने लिए, 24 विकेट लिए हैं टोटल टूर्नामेंट में। फाइनल मैच का आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ये खिताब जीता है। कब जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले 1987 में जीता था, तभी भी भारत में ही आयोजित हुआ था। 1999 में जीता, 2003 में, 2007 में, 2015 में और 2023 में। भारत कब जीता है? भारत 2 बार वर्ल्ड कप जीता है और 2 बार उप विजेता रहा है। एक 1983 में, एक 2011 में तो वर्ल्ड कप जीता गया है भारत के द्वारा, और 2 बार उप विजेता 2003 और 2023 में रहा है भारत। ठीक है जी, आगे अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कमेंट करके आप मुझे बताओ।
हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स दोस्तों बन गई हैं सेनिस पलासियोस। सेनिस पलासियोस आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये बनी है नई मिस यूनिवर्स। पिछली बार की जो मिस यूनिवर्स थी आर बोनी गैब्रियल, ये परंपरा के अनुसार इनको आकर के ताज पहनाएंगी, है ना। तो इन्होंने ताज पहनाया सेनिस पलारियोस को। 72वें मिस यूनिवर्स का ध्यान रखना, 72वां पूछा जाए तो सेनिस पलारियोस और 71वां पूछा जाए तो आर बोनी गैब्रियल। क्लियर है? ये कहाँ की हैं सेनिस पलासियोस? ये हैं निकारागुआ की। अभी तक भारत में कितनी मिस यूनिवर्स हो चुकी हैं? 3। सबसे पहले सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में, सन 2000 में फिर लारा दत्ता बनी और 2021 में हरनाज कौर सिंधु बनी। 3 भारतीय को मिस यूनिवर्स का खिताब अभी तक मिल चुका है और 6 भारतीयों को मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है। आगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए मंथली न्यूज़लेटर को क्या नाम दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मंथली न्यूज़लेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट क्रॉनिकल। इसमें क्या होगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीज़ें चल रहा है, जो केस चल रहा है, जो रिजल्ट आया, जो घोषणा की गई, वो सब इस न्यूज़लेटर के माध्यम से प्रकाशित होगा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने इसका अभी उद्घाटन किया है, जो कि भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 50वें नंबर के। आगे, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो देखो, चाइना ने ना सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च कर दिया है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट, वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट इसने लॉन्च किया है। इसकी स्पीड बताई जा रही है 1.2 टेराबाइट पर सेकंड, यानी 1200 गीगाबाइट यानी GB पर सेकंड की स्पीड है। 150 HD फिल्में ना 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। सोचो, सबसे बड़ी बात, 150 HD फिल्म की पहले लिस्ट बनाएंगे तब डाउनलोड पे लगाएंगे। गजब बात है, मतलब एक स्पीड का अनुमान है ये। फिलहाल नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन करने का फैसला किया? हलाल सर्टिफिकेट ये बैन किया गया है। ये बहुत बड़ा डिसीजन आया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस पर थोड़ी मोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन सरकार ने इसको, यूपी सरकार ने इसको बैन कर दिया है, हलाल सर्टिफिकेट। अब आप समझो ये हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है। देखो, हलाल इस्लाम धर्म में ना, इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ कुरान में हलाल और हराम 2 चीज़ें दी गई हैं। हलाल के अंतर्गत वो चीज़ें दी गई हैं कि जिसको अप्रूवल है, मतलब कि इसका कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और हराम मतलब कि ये अनुमति इसकी नहीं है, उसको नहीं इस्तेमाल करना है। तो हलाल प्रोडक्ट, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको इस्लाम में यूज किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन का यूज़ करती थी। किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का उन पर कोई कंट्रोल नहीं था जो ये हलाल सर्टिफिकेट देती थी वो कंपनियों पर। और ये हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां जो हैं, पहले तो ये जब 1970 के दशक में जब ये शुरू हुआ हलाल सर्टिफिकेट देना, तब क्या हुआ, तब केवल मीट के जो उत्पाद रहते थे, मांस के जो उत्पाद रहते थे, उसी पर दिया जाता था। फिर धीरे धीरे आजकल क्या हो गया है, नून, तेल, साबुन सब पर ये हलाल सर्टिफिकेट लगाने लगा है। अब इससे क्या होता है, इन्होंने एक कमेटी को टारगेट कर लिया और कमेटी बेस्ड फोकस करके वहाँ पर कि हलाल सर्टिफिकेट लगा है तो मतलब आपको खरीदना ही चाहिए। तो जितने भी मुस्लिम भाई बहन थे वो लोग जो है लेने को मजबूर हो रहे थे, मतलब उनकी साइकोलॉजी जो है उसको ये कंपनियां पकड़ रही थी कि इस पर ये सर्टिफिकेट लगा है तो मतलब आपके लिए है, आपको लेना चाहिए। ऐसे में इसका दाम लगातार बढ़ रहा था। तो जो बाकी कंपनियां हैं, बाकी जो प्रोड्यूसर हैं, उनको हो रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि ये सर्टिफिकेट देने के लिए ये लोग अच्छा खासा चार्ज कर रहे थे और उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सरकार ने इस सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है, कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे साबुन, नून, तेल सबके लिए है वैसे सबके लिए रहना चाहिए। इसको लेने की, सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद, इनमें सब में ये सब शाकाहारी प्रोडक्ट है, इनके लिए हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एन शंकरैया जी का निधन हो गया है। इन्हें किस पार्टी का संस्थापक माना जाता है? तो एन शंकरैया जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ये संस्थापक माने जाते हैं। केरल के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो इन्हें CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसका माना जाता है संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1964 में इन्होंने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अगला, जेवियर माइली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जेवियर माइली
ये दोस्तों बन गए हैं कहाँ के राष्ट्रपति? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के ये हैं जेवियर माइली, और ये बन गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। इनकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की जाती है, बिल्कुल उन्हीं की तरह शौकीन है ये। 55.8% वोट पाए हैं और 1983 में अर्जेंटीना की लोकतंत्र में वापसी के बाद ये सबसे बड़े अंतर से जीते हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी देश है, जो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट है ना, उसका एक देश है अर्जेंटीना, जहाँ के लियोनल मेसी हैं, है ना, जिसने अभी वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है फीफा का। ब्यूनस आयर्स की राजधानी होती है, अर्जेंटीनी पेसो इसकी राजधानी मुद्रा होती है। अगला, हाल ही में किस अधिकारी को एसपीजी निदेशक नियुक्त किया गया? एसपीजी निदेशक, एसपीजी कमांडो वही होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए होते हैं, स्पेशल फोर्स होती है। तो उसके जो निदेशक हैं ये बनाए गए हैं आलोक शर्मा जी। एक्चुअली में अभी तक अरुण कुमार सिन्हा थे और ये बहुत लंबे समय से थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया, तो अब इनके निधन के बाद आलोक शर्मा को बनाया गया है एसपीजी का नया निदेशक, ठीक है ना, डायरेक्टर ऑफ एसपीजी। एसपीजी का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। 2016 से 2023 तक अरुण कुमार सिन्हा जी थे, अब इनकी मृत्यु के बाद ये आए हुए हैं। आगे, तुर्की से भारत आ रहे किस मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों के द्वारा लाल सागर में हाईजैक कर लिया गया? देखो ना, यमन में हूती विद्रोही रहा करते हैं और हूती विद्रोही जो हैं वो जहाज वगैरह लूट लेते हैं कई बार। तो यहाँ पर एक मालवाहक जहाज आ रहा था भारत का, नाम था गैलेक्सी लीडर, और इस गैलेक्सी लीडर को इन्होंने किडनैप कर लिया। गैलेक्सी लीडर पर पूरा हाईजैक कर लिया। एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि कैसे ये लोग हेलीकॉप्टर से आए, उसके बाद इस पर हाईजैक कर लिए इसको, जहाज को। तो ये यमन के हूती विद्रोहियों का किया था। क्या ये भारतीय जहाज था? नहीं, भारतीय जहाज नहीं था, लेकिन भारत की तरफ आ रहा था, है ना, तो भारत की तरफ आ रहा था। और इजरायली भी जहाज नहीं था, इजराइल ने भी साफ नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि भाई हमारी तरफ से नहीं जा रहा था ये जहाज, हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में हूती विद्रोही जो हैं ये इजराइल के ही खिलाफ हैं अभी इस टाइम पर, क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल और हमास का अटैक चल रहा है। तो ऐसे में इजराइल सोचा कि कहीं ऐसा ना रहे, इनको ये दिमाग में रहे कि ये हमारा जहाज है इसलिए किडनैप कर रहे हो, तो हम पहले ही बता दें भाई हमारा इस जहाज से कोई लेना देना नहीं है, है ना। गैलेक्सी लीडर, तो यमन के हूती विद्रोहियों ने इसका अपहरण कर लिया। ये तुर्की से भारत आ रहा था। चलिए आगे, 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये इस बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को दिया गया है। प्रथम नाम के एनजीओ को पिछली बार दिया गया था, इनको पिछली बार दिया गया था, है ना, पिछली बार प्रथम एनजीओ को दिया गया था। इस बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कोविड-19 को डेडिकेट करते हुए इन दोनों संस्थाओं को दिया गया है, जिससे डॉक्टर, नर्सेज वगैरह सभी को डेडिकेट किया जा सके। तो ये दिया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने यह अवार्ड दिया है। अगला, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन का निधन हो गया। ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो देखो अभी जो गवर्नर चल रहे हैं ये हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, है ना, शक्तिकांत दास। और 18वें नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के एस वेंकट रमन। एस वेंकट रमन जी महत्वपूर्ण नाम है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्हीं के टाइम पर ना भारत को अवमूल्यन करना पड़ा था, आईएमएफ का स्थिरीकरण कार्यक्रम को अपनाना पड़ा था। अवमूल्यन मतलब मुद्रा की वैल्यू घटाई गई थी। जैसे अभी के टाइम क्या है ना कि अपना $1 जो है $1 की बराबर अपना 83 रुपया चल रहा है। तो ऐसे ही ये 83 मान लो अवमूल्यन अगर करना हो तो 83 को 100 कर दिए, यानी अपनी मुद्रा की वैल्यू घटा दिए। और तो $1 के मुताबिक अगर मान लो 100 रुपये मिलने लगे तो मतलब अपनी मुद्रा की वैल्यू और घट गई, है ना। तो ऐसे ही किया गया था एक बार मुद्रा का अवमूल्यन इन्हीं के टाइम पर। तो ये कौन सा दौर था? 1990 से 92 का दौर था, जब तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। और उसी टाइम एलपीजी लाया गया और मनमोहन सिंह जी के द्वारा वित्त मंत्री थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भारत में खुली अर्थव्यवस्था हो गई, ओपन इकोनॉमी हो गई। तो चेन्नई में इनका फिलहाल निधन हो गया है, ठीक है। ये वित्त सचिव भी रह चुके थे। हाल ही में किस नाम से पृथ्वी की कोर में एक नई रहस्यमयी परत का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों इसे बोला जा रहा है ई प्राइम लेयर। ई प्राइम लेयर जो है ये पृथ्वी की कोर में एक नई परत पाई गई। पृथ्वी देखो इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। ये ज्योग्राफी में मैं पढ़ाता भी हूँ आपको कि जो अगर पृथ्वी देखोगे ना तो पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारी लेयर है, जिसमें कोर है, इसके बाद फिर आपको मेंटल मिल जाएगा, ऊपर क्रस्ट मिल जाएगा। क्रस्ट सबसे पतली होती है, जो आप धरती देख रहे हो ये क्रस्ट ही है। ऊपर की भूपर्पटी ये क्रस्ट कहलाती है। उसके अंदर मेंटल है, मेंटल से ही ज्वालामुखी के जो लावा जो होते हैं ना, या अंदर मैग्मा के रूप में पाए जाते हैं, वो मेंटल में ही रहता है।
उसके अंदर कोर होता है और कोर बहुत ज़्यादा ठोस होता है। ये निफे यानी निकिल और आयरन की बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर एक और इनर मोस्ट कोर को खोजी गई है जिसे ई प्राइम लेयर कहा जा रहा है पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना। तो इसे अभी खोजा गया है, इसके बारे में अभी बातचीत चल रही है। तो प्राथमिक 4 परतें हैं, क्रस्ट, मेटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। अगला, हाल ही में 2024 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है। इसको किसने जीता है? इसको पेरुमल मुरुगन ने जीता है। पेरुमल मुरुगन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अवार्ड लेते हुए। ये बहुत ही फेमस तमिल लेखक हैं। इनको अभी नई दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया, साहित्य का जेसीबी। किसके लिए दिया गया? तो फायर बर्ड उपन्यास के लिए। ये भी पूछा जाएगा किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो आप बताओगे फायर बर्ड उपन्यास के लिए दिया गया है। अच्छा, इसका जो अनुवाद किए हैं जन्नी कन्नन, तो जन्नी कन्नन को भी पैसे दिए गए, जिसमें 25 लाख जो होते हैं वो दिए जाते हैं विजेता को और 10 लाख रुपए अनुवादक को दिए जाते हैं, ठीक है। आगे, जीएस सफलता बैच है और आज इस पर एक विशेष छूट दी गई है आपको, जिसके तहत मात्र ये 1999 के बैच को आप मात्र 799 में परचेज कर सकते हो, है ना। 1999 का बैच जो है 799 में आप ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आज और कल के लिए। तो आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो, इसका फ़ायदा उठाओ। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको? हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी और पॉलिटी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, कंप्यूटर साइंस, सारा कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया गया है क्लासेस। 15 महीने की वैलिडिटी है। ई बुक भी आपको दी जा रही है हिंदी और इंग्लिश महीनों में, 15 महीनों तक इंग्लिश और हिंदी दोनों में ई बुक। ये आप बैच कहाँ से प्राप्त कर पाओगे? MJT ऐप से। गूगल प्ले स्टोर पर जाना, MJT ऐप डाउनलोड करना और इस कोर्स को जब परचेज करने जाना तो कूपन कोड यूज करना MJT60, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ MJT60। ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको 60% का डिस्काउंट यानी कि ये 799 में मिल जाएगा। आगे, बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पश्चिम बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली दादा, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे, फिर पूर्व भारतीय कैप्टन भी बने, आगे चल करके BCCI के अध्यक्ष भी बने। अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी ने कौन सी बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ये बिलियर्ड्स और स्नूकर के बहुत ही फेमस प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। विश्व चैंपियन हैं, एशियन चैंपियन हैं, कई बार ये हुए हैं, ठीक है। इन्होंने एक बार फिर से विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती, यानी कि एक बार फिर से ये बन गए हैं विश्व चैंपियन। फाइनल में अपने ही देश के इन्होंने सौरभ कोठारी को हराया, यानी कि ये भी भारत के ही हैं। क्यू शब्द, ये बड़ा पूछा जाता है, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना स्नूकर या बिलियर्ड्स से है। 1 नंबर आपका बन जाएगा बड़े आराम से। क्यू शब्द जो होता है ये स्नूकर या बिलियर्ड्स में यूज किया जाता है। अगला, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आपको याद हो तो अभी जल्द ही मैंने आपको इनके बारे में बताया था। कनाडा की ये खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी थी, लेकिन बाद में ये ट्रांसजेंडर हो गए। मतलब पहले पुरुष थे, बाद में ट्रांसजेंडर होकर के महिला खिलाड़ी बन गए, है ना। तो इनका नाम है डेनियल मैकगाहे। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने थे। अब जब ये बने तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी लोग ऐसा करना शुरू कर दिए, यानी कि जो मेन होता था पहले वो क्रिकेटर बना अच्छे से, उसके बाद वो ट्रांसजेंडर होकर के महिला बन गया और फिर महिला टीम में आ जाता था और फिर महिला टीम हो जाती थी मजबूत। तो ऐसे में ICC ने क्या कहा कि भैया अब ऐसा नहीं होगा, ट्रांसजेंडर खिलाड़ी पूरी तरीके से बैंड होंगे, है ना। तो ट्रांसजेंडर खिलाड़ी अब ICC के किसी भी इवेंट को नहीं खेल पाएंगे। आप अगर क्विज खेलना चाहते हो तो आप MJT ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोल मछली को अपना स्टेट फिश यानी कि राजकीय मछली घोषित किया? तो दोस्तों गुजरात ने ऐसा किया है। गुजरात ने घोल मछली, जिसे घोल फिश या गोल्डन फिश भी कहा जाता है, इस फिश को, इस मछली को अपना राजकीय मछली घोषित किया है। घोल मछली ये न्यूट्रिशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद मानी जाती है। ये कहा जाता है कि इस मछली में आयोडीन, ओमेगा 3, DHA, EPA, आयरन, टायरिन, मैग्नीशियम, फ्लोराइड और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस वजह से इसे पोषण का पावर हाउस कहते हैं। पोषण का पावर हाउस कहते हैं इस मछली को। इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए
इसको जो है अभी राजकीय मछली घोषित किया है किसने? गुजरात ने। अच्छा, कब घोषित किया? वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन, जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी 2024 के लिए भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, भारत के ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो इनको अभी संयुक्त राष्ट्र में लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है 1 वर्ष के लिए, 2024 के लिए। ठीक है ना? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये भारत के कैग हैं और 14वें नंबर के कैग हैं, 14th नंबर के ये कैग हैं, तो इनको अभी नियुक्त किया गया है। क्लियर? चलिए आगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्त्रा हिंद 23, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? आस्त्रा हिंद का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आस्त्रा हिंद, यहाँ पर आस्त्रा से ऑस्ट्रेलिया आप पढ़ोगे और हिंद से आप हिंदुस्तान पढ़ोगे, तो ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान यानी भारत के बीच में होने वाला ये अभ्यास है। अभी ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? पर्थ में। तो 22 नवंबर से शुरू हुआ और 6 दिसंबर तक ये चला। 2022 में शुरुआत इसकी हुई थी। पहला संस्करण इसका राजस्थान के महाजन में हुआ था और अभी ये कौन सा संस्करण है? अभी ये इसका दूसरा संस्करण है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर मिचोंग तूफान के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया? तो देखो, मिचोंग तूफान आज के दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आया हुआ है। अलर्ट जारी कर दिया गया था पहले ही और अभी तूफान आ चुका है। आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया हुआ है। ये उठा है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल से ये मिचोंग नाम का तूफान उठा है। आपसे 2 टाइप से तूफानों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो ये तूफान उठा कहाँ से, यानी कि अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से। 2 ही जगहों से भारत में जो आने वाले तूफान है ये उठते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तूफान का नाम जो भी है वो नाम रखा किसने है? ठीक है, तूफान रखने वाला जो वो नाम है वो नाम किस देश ने दिया हुआ है? तो यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट आपको दिया था और बताया था कि 13 देश हैं अपने वाले ग्रुप में और ये 13 देशों ने 13 नाम ऑलरेडी दे रखे हैं और इन्हीं के लिस्टिंग के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट जो किए गए हैं देशों के नाम अपने ग्रुप में, उन्हीं के हिसाब से नाम रखे जाते हैं। अभी ये मिचोंग है यानी कि यहाँ पर चल रहा है। अगला वाला तूफान रेमल होगा। रेमल नाम ओमान देगा और म्यांमार जो है ये दिया है मिचोंग। तो अगर पूछा जाए मिचोंग जो तूफान आया किसने दिया है तो आप म्यांमार बताएंगे। इससे पहले मिडहिली तूफान जो आया था उसको मालदीव ने दिया था। ईरान ने हामून नाम दिया था। भारत ने तेज दिया है। ठीक है ना? चलिए, तो मिचोंग जो है किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा सुझाया गया। अगला, नवंबर 2023 में IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। ये किस नदी में खोजे हैं? तो ये खोजे हैं सतलज नदी में। IIT रोपड़ इसके कुछ रिसर्चर्स थे, ये सतलज नदी के किनारे कुछ और चीज़ ढूंढ रहे थे, इनको मिल गया कुछ और चीज़। क्या मिला? एक टेंटलम नाम का धातु मिला है। बहुत ही रेयर ये धातु है, बहुत ही दुर्लभ धातु है, जल्दी पाई नहीं जाती है, लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी ये खबर है। यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर रेस्मी सेबेस्टियन जो है इनके नेतृत्व वाली टीम ने इनको खोजा है। टेंटलम की अगर बात करें आवर्त सारणी में इसका स्थान 73वें नंबर पर है, यानी एटॉमिक नंबर इसका 73 है। खाकी कलर का, ग्रे कलर का ये होता है, बहुत ही कठोर और बहुत ही लचीला होता है, सोने की तरह। एंडर्स गुस्ताफ एकनबर्ग, इन्होंने इसकी खोज की थी सबसे पहले, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसकी खोज 1802 में ही की हुई थी। ठीक है, आगे, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में है। ठीक है ना? यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE में है। ये देखो, इन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, यानी कि एक ही साइट पर सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दूर तक कौन सा सोलर प्लांट है? तो वो UAE में है। भाई, इन लोग के यहाँ धूप भी अच्छा मिलता है और जगह भी अच्छी है, रेगिस्तानी है सब, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा इसका जगह का इस्तेमाल किया है। इस बार COP28 का ये मेज़बानी भी कर रहे हैं, दुबई में हो रहा है, आप जानते हो, आज के भी दिन चल रहा है ना? 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक COP28 की मेज़बानी कर रहा है UAE। यहाँ पर इन्होंने अल दफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। 2 गीगावाट की इसकी क्षमता बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये लगभग 2 लाख घरों को बिजली मुहैया करा सकता है। चलिए आगे, हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया? देखो, अगर 3D प्रिंटेड डाकघर की बात की जाए तब आप बेंगलुरु बताएंगे, कर्नाटक। लेकिन अगर 3D प्रिंटेड मंदिर की बात की जाए तब आप बताएंगे तेलंगाना में।
तेलंगाना में, जहाँ की अभी विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है। एक मंदिर बनाया गया है जो कि पूरी तरीके से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। ये सिद्दीपेट जिले के बोरुपल्ली में बनाया गया है। 4000 वर्ग फुट में ये फैला हुआ है। 35.5 फुट की इसकी ऊंचाई है। इसमें भगवान शंकर, भगवान गणेश और माता पार्वती के 3 अलग अलग देवता को समर्पित मंदिर है। निर्माता कौन है? अप्सूजा इंफ्राटेक। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस एक्सप्रेसवे को पहले सौर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने का फैसला लिया? यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का पहला सौर एक्सप्रेसवे, पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में इसे ये परिवर्तित करेगा, विकसित करेगा, अपग्रेड करेगा कह सकते हैं एक प्रकार से। इसमें होगा क्या कि किनारे किनारे जो है ना, एक 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे। इससे 550 मेगावाट सौर ऊर्जा तक उत्पन्न की जा सकेगी। तो ऐसा करने वाला ये राज्य का पहला सौर एक्सप्रेसवे बन जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये चित्रकूट से इटावा तक है, 296 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन एक्सप्रेसवे है। यूपी स्पेशल गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी में इसकी आधारशिला रखी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया चित्रकूट जिले में। आगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हो गया। ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी थी? तो फातिमा बीबी का नाम आपने स्टैटिक में जरूर पढ़ा होगा। ये भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। तो इनका निधन हो गया है। आगे चल करके ये राज्यपाल भी बनी थी। राज्यपाल ये थी तमिलनाडु की। तो ये थी फातिमा बीबी जी, इनका निधन हो गया है। तमिलनाडु की ये पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी। हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अगर पूछा जाए तो आप लीला सेठ बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहली जज पूछा जाए महिला तब आप फातिमा बीबी बताएंगे। आगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का ये 17वां संस्करण हुआ? तो सूर्य किरण 17वां संस्करण ये हुआ कहाँ पर? नेपाल के बीच में हुआ, भारत के साथ। भारत नेपाल के बीच में हुआ। कहाँ पर ये हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक। सूर्य किरण भारत और नेपाल करता है और ये रोमन अंक में लिखा है, इसका 17 है वैल्यू, ठीक है ना। 17th इसका एडिशन था। एक बार नेपाल में होगा, एक बार भारत में होगा। तो जैसे पिछले वाला संस्करण बात करें 16वां वाला, तो ये नेपाल में हुआ था, 17वां वाला भारत में। अगला, 25 और 26 नवंबर 2023 को कहाँ पर कंबाला प्रतियोगिता हुई? कंबाला प्रतियोगिता, देखो कंबाला प्रतियोगिता जो है ना, ये भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। कैसी प्रतियोगिता है? भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। इसमें भैंस का रेस कराया जाता है खेत के जुते हुए खेत में, ठीक है ना, पानी भरे हुए खेत में। तो ये होता है बेंगलुरु में या कहीं कर्नाटक में होता है। बेंगलुरु में इस बार विशेष रूप से आयोजन किया गया है। कंबाला कुछ इस प्रकार से होता है। जल्लीकट्टू अलग है, कंबाला अलग है। जल्लीकट्टू में क्या होता है? उसमें बैल के ऊपर चढ़ना होता है और बैल से लड़ाई करनी होती है। इसमें भैंसों को दौड़ाने वाली एक ये प्रतियोगिता है कंबाला। आगे, तो 25 और 26 नवंबर को हुआ ये भैंस रेसिंग प्रतियोगिता। नवंबर 2023 में फिक्की का अगला अध्यक्ष किसे बनाया गया? फिक्की। तो फिक्की के अगले अध्यक्ष बन गए हैं अनीस शाह। अनीस शाह आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फिक्की के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिक्की का मतलब होता है इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और अब नए अध्यक्ष हैं कौन? अनीस शाह, ठीक है जी। किसकी जगह पर आए हैं? सुब्राकांत पांडा जी की जगह पर आए हैं। अगला, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन करेगा? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अध्यक्षता 2024 के लिए पाया है भारत। कौन? भारत। भारत आज के टाइम पर अगर बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये उत्पादक है और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के बारे में माना जाए तो ये सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा हम लोग चीनी खाते हैं और बेचने के मामले में हम लोग उत्पादन के मामले में दूसरे सबसे बड़े हैं। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का, तो ये हेडक्वार्टर है लंदन में। तो 2024 के लिए अध्यक्ष कौन होगा? भारत होगा। आगे, कौन सा दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है? 26 नवंबर को आप जानते हो राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग, साथ ही साथ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही 26 नवंबर के ही दिन 1949 में 1949 को क्या हुआ था? अपना जो संविधान है वो अंगीकृत किया गया था। और
मिल्क डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को ही वर्गीज कुरियन, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनकी जयंती होती है। तो यहाँ पर देख लो, संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोनों एक। अच्छा, एक चीज़ और, विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है, तो उसमें लेकर कंफ्यूज मत होना। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष इसका फिक्स डेट होता है 1 से 10 दिसंबर। ठीक है, कुछ ही गिने चुने त्यौहार हैं जो कि डेट फिक्स होता है उसी दिवस पर मनाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति, जैसे आपका ये हॉर्नबिल, ये 1 से 10 दिसंबर तक ही मनाया जाएगा, है ना। इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? तो मिशन दक्ष प्रोग्राम शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। मिशन दक्ष का उद्देश्य यह है कि जो कमज़ोर छात्र हैं, पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, उनको कैसे तेज़ी से टैलेंटेड बनाया जाए, यानी कि दक्ष बनाया जाए। तो कमज़ोर छात्रों पर फोकस्ड होगा ये अभियान और इसके तहत 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमज़ोर स्कूली बच्चे टारगेट किए जा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा ये 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। ठीक है, अगला, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो देखो, अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स लॉन्च किया गया, पहली बार खेलो इंडिया का पैरा गेम्स आयोजित हो रहा है। अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम आपने सुना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपने सुना, अब उसी तर्ज पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स चलाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि पैरा एथलीट जो हैं उनको कैसे पैरालंपिक्स तक तैयार किया जाए, या जो पैरा एशियन गेम्स वगैरह होते हैं उनके लिए तैयार किया जाए। इसके लिए खेलो इंडिया का पैरा गेम्स शुरू किया जा रहा है। तो इसका पहला संस्करण है और इसके लिए मस्कट बनाया गया है, चुना गया है उज्ज्वला को। यहाँ पर आप देख पाओगे, मस्कट उज्ज्वला है पैरा गेम्स 2023 का। तो संस्करण कौन सा है? पहला संस्करण है, ये है मस्कट। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मस्कट उज्ज्वला है ये किस पक्षी या किस पशु इससे प्रेरित है, तो आप बताओगे गौरैया, जो स्पैरो नाम की जो चिड़िया होती है ना गौरैया, उसी से प्रेरित है ये उज्ज्वला, है ना। तो उज्ज्वला नाम की गौरैया चिड़िया को मस्कट चुना गया है। ठीक है जी, चलिए आगे। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाए जाने को मंजूरी मिली है। एक्चुअली में क्या है ना कि जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसको लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूव हो गया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के विवाद भी हुआ था, आपने देखा था पहले। एक्चुअली में इसके तहत पन्ना नेशनल पार्क का बहुत बड़ा हिस्सा इसके दायरे में आ जा रहा था। ऐसे में टाइगर्स को दिक्कत हो रही थी वहाँ पर जो रह रहे थे, तो इसके लिए एक अलग से बनाया गया टाइगर रिजर्व, यानी कि टाइगर्स के लिए रिजर्व क्षेत्र, जिसका नाम रखा गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहा जा रहा है। तो ये टाइगर्स के लिए खासकर रिजर्व होगा। अच्छा, टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। थोड़ा सा अगर नज़र डालें हम लोग मध्य प्रदेश पर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और संजय दुबरी है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क के मामले में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है। 12 नेशनल पार्क है यहाँ पर, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बाघों की संख्या, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 785 बताई गई थी केवल और केवल मध्य प्रदेश से। ऐसे ही कुनो नेशनल पार्क जो है वहीं पर सबसे पहले चीते लाए गए हैं। चीते सबसे पहले प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो केवल मध्य प्रदेश में ही चीता है आज के टाइम पर भारत में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2023 का बुकर पुरस्कार दोस्तों इसको जीता है पॉल लिंच ने। पॉल लिंच, बुकर पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है साहित्य का। तो पॉल लिंच ने एक पैगंबर सॉन्ग के लिए, ये इनका एक पैगंबर सॉन्ग उपन्यास है, उसके लिए इनको मिला है। ये आयरिश लेखक हैं, यानी कि आयरलैंड के लेखक हैं, तो इनको ये मिला हुआ है। सिहान करुणा तिलका, इनको 2022 में यानी पिछला वाला मिला था द 7 मून्स ऑफ माली अनमोड़ा के लिए। 2022 वाला भी पूछा जा सकता है, 2023 वाला भी पूछा जा सकता है, दोनों ही यहाँ पर लिखा गया है, दोनों के नाम आप याद रखना। अगला, हाल ही में कहाँ का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? देखो 7 अजूबे तो आपने जरूर सुने थे, अब एक 8वां अजूबा जुड़ गया है, अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये कंबोडिया में है। लेकिन आज के टाइम पर ये हिंदू मंदिर नहीं है, आज के टाइम पर ये बौद्ध मंदिर हो चुका है। पहले जब ये बना था तब हिंदू मंदिर था। तो कंबोडिया एक देश है, वहाँ पर ये है अंकोर वाट मंदिर। इसको दोस्तों भारतीय राजाओं के द्वारा ही बनाया गया था। एक भारत के राजा थे, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय,
उन्होंने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था? 800 साल पहले, यानी कि 13वीं सदी में। तो ये 500 एकड़ में फैला हुआ है, इसीलिए इसका जो वास्तुकला है, इस वास्तुकला अद्भुत वास्तुकला के लिए इसको दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है। आप वास्तुकला का छवि ऐसे ही देख पाओगे। यहाँ पर देखो, ये मंदिर है ना, यहाँ पर देखो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है किसी देवता की, यहाँ पर एक देवता की तस्वीर नज़र आ रही है, ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पर भी ये बिल्डिंग्स में तस्वीरें हैं, कुछ इस प्रकार से बनाई गई हैं, और ये एक अद्भुत है वास्तुकला, इसके लिए इसको दिया गया है। निम्न में से किस देश ने 47 साल बाद डेविस कप 2023 जीता? डेविस कप का खिताब जीत लिया है दोस्तों इटली ने। इटली 47 बार जीता, 47 साल बाद जीता हुआ है। इसने चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया 28 बार की चैंपियन रह चुकी है, तो इटली ने अभी हाल ही में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। स्पेन के मलागा में आयोजित हुआ था। पिछली बार कनाडा ने जीता था, इस बार इटली रहा डेविस कप का विजेता। डेविस कप ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है, और इसमें क्या होता है ना, देश की टीम बनती है, देशों की टीम बनती है, और वो टीम इवेंट होता है ये, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा जाए कौन जीता है, सबसे ज़्यादा बार चैंपियन रहा है अमेरिका। अमेरिका ने टोटल 32 बार ये खिताब जीता है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। आगे, हाल ही में मरियम वेबस्टर 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया? तो मरियम वेबस्टर, अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, डिक्शनरीज का वर्ड ऑफ द ईयर आता है। सब साल भर के जो प्रचलित वर्ड रहते हैं उनको अपना वर्ड ईयर घोषित करते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर मरियम वेबस्टर ने चुना है ऑथेंटिक को। किसे? ऑथेंटिक को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना हुआ है। यहाँ पर देख पाओगे आप ऑथेंटिक। देखो, ऑथेंटिसिटी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ रहा है। अगेन वही कारण है, डीप फेक। डीप फेक वीडियो एक अद्भुत ही चीज़ आ गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोग बहुत ही एकदम सटीक नकल कर रहे हैं, जिससे सच क्या है, गलत क्या है, यानी कि फेक कौन सा है, रियल कौन सा है, इसकी ऑथेंटिसिटी पहचानने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इसको देखते हुए यहाँ पर ऑथेंटिक का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसको देखते हुए मरियम वेबस्टर ने कहा कि ऑथेंटिक ही हमारा रहेगा वर्ड ऑफ द ईयर। पिछली बार इसका गैस लाइटिंग था वर्ड ऑफ द ईयर। अगला, निम्न में से कौन सी एयरलाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? तो ये होगी इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन ने कहा है कि नोएडा एयरलाइन जब भी शुरू होगी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले घरेलू फ्लाइट जो होगी वो हम उड़ाएंगे, इंडिगो के द्वारा उड़ाया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पहले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जा रहा था, ये जल्द ही इसका 2024 में शुरुआत हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये फ्लाइट उड़ाने लगेगी। तो यहाँ पर शुरुआत 2024 के अंत तक होते ही इंडिगो शुरू कर देगी अपनी सेवाएँ, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ में है, अमौसी में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाबतपुर वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऐसे ही नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे, भारत ने कहाँ पर सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारत ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे ने घोषणा की है एक्चुअली में कि बेंगलुरु में सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे स्थापित की जाएगी। सर्कुलर रेलवे क्या होता है? सर्कुलर रेलवे मतलब कि पूरे शहर को रेल के एक सर्कल से जोड़ दिया जाए, एक सर्कुलर एक ट्रैक बना दिया जाए, जिससे आसपास के जो शहर हैं वो चारों तरफ से कनेक्ट हो सकें। चारों तरफ से आसपास के शहरों को कनेक्टिविटी दी जा सकेगी। साथ ही साथ में पूरे शहर भर को क्या किया जाएगा, बीच बीच से भी यहाँ पर कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे बहुत बड़ा जो ट्रैफिक है वो रेलवे कवर कर पाएगा। जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती हैं, तो लोकल ट्रेनें चलती हैं तो ये किफ़ायती भी होती हैं और इससे ट्रैफिक को भी बहुत बड़ा राहत मिलता है, नहीं तो ट्रैफिक जाम वगैरह तो लगते हैं ही। तो रेलवे जो है ये बनाएगा सर्कुलर रेलवे, ठीक है ना, मतलब सर्कल के रूप में बनाएगा। ये 287 किलोमीटर का होगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले अभी चेन्नई का सबसे बड़ा है 235 किलोमीटर का लंबा। अगला, IFFI 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया और इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड या कहें जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड कहते हैं, वो दिया गया है किसे? एंडलेस बॉर्डर्स को। यहाँ पर देख पाओगे ये है एंडलेस बॉर्डर्स, आपके सामने यहाँ इमेज भी दिख रहा है। तो 54वां इस बार का IFFI अवार्ड्स समारोह हुआ, गोवा में ही होता है हर बार, तो इस बार भी गोवा में हुआ। यहाँ पर देखो जो बेस्ट फिल्म होती है उसे बोलते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड।
बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड पाती है। जो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पाते हैं उन्हें कहा जाता है सिल्वर पीकॉक अवार्ड। तो आपसे अगर पूछा जाए सिल्वर पीकॉक अवार्ड तो आप समझिएगा या तो बेस्ट डायरेक्टर का, या तो बेस्ट एक्टर का, या तो बेस्ट एक्ट्रेस का। तो अगर बेस्ट एक्टर का सिल्वर पीकॉक पूछा जाए तो आप बताएंगे पैरिया रहीमी सैम को, ठीक है ना। और बेस्ट एक्ट्रेस का पूछा जाए तो मेलानी थियरी को। फिल्मों के नाम भी आपको दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायत सीजन 2 को बेस्ट वेब सीरीज चुना गया है। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं स्टीफन कमोंड्रेओ। कुछ और स्पेशल पुरस्कार दिए गए हैं जो मैं पहले आपका कवर करा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर दिए गए, मतलब घोषणा पहले की गई थी, दिए अभी गए। जैसे माइकल डगलस को दिया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कंतारा के लिए स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार जीता और माधुरी दीक्षित ने भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान प्राप्त किया। याद रहे IFFI हर बार गोवा में आयोजित होता है, ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन, उत्तराखंड सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को कितने दिनों के बाद सुरंग से सक्सेसफुली निकाल लिया गया? तो अभी उत्तराखंड सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टनल बन रहा था 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट के तहत, वहाँ पर ना 41 मजदूर फंस गए थे। एक्चुअली में वो सुरंग थोड़ा सा ढह गई थी, जिस तरफ से निकलना होता है उस तरफ से, और एक साइड तो अभी बना नहीं था। तो वहाँ पर 41 मजदूर फंस गए थे और 17 दिन बाद, टोटल 399 घंटों के बाद इनको निकाला जा सका है सुरंग से। सक्सेसफुली सबको जीवित अवस्था में निकाला गया। तो ये कहाँ पर हुआ था? उत्तरकाशी में सिलकयारा में निर्माणाधीन सुरंग थी। 17 दिनों से 41 मजदूर फंसे थे। अंतिम से 10 से 12 मीटर की खुदाई जो हुई ये रैट माइनर्स की मदद से की गई। रैट माइनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हाथ से छेनी हथौड़ी के माध्यम से या फिर हैंड जो ड्रिलिंग मशीन होती है उनका यूज करके ड्रिल किया जाता है। तो ये आपसे रैट माइनर्स भी पूछा जा सकता है। फिलहाल ये थे आज के इस मंथ के क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर के, जिसमें आपने 16 तारीख से 30 तारीख का करंट अफेयर कवर किया। आई होप आपको पसंद आई होगी। डेली वन लाइनर अगर चाहते हो आप तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। डेली वन लाइनर यहाँ पर मिल जाता है, आप आराम से वन लाइनर के माध्यम से भी रिवीजन अपना कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल PDF ये वाली जो वीडियो है इसकी भी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दी जाएगी। टेलीग्राम पर जाइए, MJT एजुकेशन सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए अपना ग्रुप, है ना। चलिए, और MJT ऐप पर जाकर के आप ऑफर्स वगैरह का फ़ायदा उठा पाएंगे। जैसे GS सफलता बैच आया हुआ है, उसको 799 में मात्र आपको वो कोर्स मिल रहा है। 799 में 1999 का बैच 799 में मिल रहा है, और क्या चाहिए। इसको जाकर के अवेल करो आप MJT ऐप पर, ये आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।